हेलो स्टूडेंट्स, ये सेमेस्टर 4 जेनरिक कोर्स का सेकेंड लेक्चर है और हम लोग इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड वाला सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। बट उसमें जाने से पहले एक लॉ है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ को हम पढ़ लेंगे क्योंकि इसको हम यूज़ करेंगे जब थिन फिल्म इंटरफेरेंस करेंगे तब। इस वजह से हम स्टोक्स लॉ को पहले बता देते हैं, फिर थिन फिल्म स्टार्ट करें। स्टोक्स लॉ आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट चूंकि थिन फिल्म का डेरिवेशन का इंटरफेरेंस पैटर्न डिस्कस करते हुए जब हम करेंगे तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए पहले इसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो स्टोक्स लॉ क्या कहता है? तो देखिए, पहले स्टोक्स लॉ कहता है कि व्हेन ए लाइट वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, it suffers a phase change of pi or a path change or path difference of lambda by 2। डेंसर मीडियम से जब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करता है तो एक एक्स्ट्रा फेज उसके पास आ जाता है पाई का, या इक्विवेलेंट पाथ चेंज होता है लैम्डा बाय 2 का। इसका मतलब सिर्फ डेंसर मीडियम से, रेयरर से करेगा रिफ्लेक्शन, अगर रेयरर मीडियम से हो रहा है के सरफेस से हो रहा है तो पाथ चेंज नहीं आता है। इसी को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या प्रूफ करना है। एक मीडियम लेते हैं। सपोज हमारे पास एक मीडियम है ऐसे, यहाँ इधर मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 है, और हमने मान लिया कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1। मतलब मीडियम 2 जो है वो डेंसर मीडियम है और मीडियम 1 रेयरर मीडियम है। इसको आप रेयरर और ये डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर ऑप्टिकली रेयर। अब एक रे मान लीजिए हमने यहाँ से ये नॉर्मल पहले डाल देते हैं, ये नॉर्मल हो गया। अब एक रे यहाँ से इंसिडेंट किया, ये रे इंसिडेंट किया। ठीक है, अब ये जो रे इंसिडेंट हुआ है इस डेंसर मीडियम के सरफेस पे, ये पार्शियली रिफ्लेक्ट होगा एंड पार्शियली ट्रांसमिट होगा। ट्रांसमिट में क्या ध्यान रखना है, रेयरर से डेंसर जा रहा है तो ये नॉर्मल की ओर जाएगा, आपको पता है ये ऐसे गया। अब अगर हम मान लें कि ए हमारा है वो एम्पलीट्यूड है, लेट ए बी द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक, एंड आर इज द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। कब? जब रे मीडियम 1 से 2 में जा रहा है, मतलब रेयरर से डेंसर पे जा रहा है, डेंसर मीडियम से रिफ्रैक्शन हो रहा है तब। और आर प्राइम मान लेते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। कब? जब आपका रे सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, रेयरर मीडियम से डेंसर से रेयरर में जा रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, रेयरर मीडियम के सरफेस से हो रहा है। सिमिलरली हमने ले लिया टी जो है, टी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। कब? जब मीडियम 1 से 2, मतलब रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रांसमिट हो रहा है। एंड टी प्राइम ले लिया हमने जब ट्रांसमिशन, यह है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट शॉर्ट लिख रहे हैं, सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम, मतलब डेंसर से रेयर में जा रहा है। तो देखिए, जब ये एम्पलीट्यूड इसका ए है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर है फर्स्ट मीडियम से जो डेंसर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव का ए आर हो जाएगा। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट टी है, ट्रांसमिशन किस में हो रहा है, रेयर से डेंसर में, तो टी है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ए
हाँ, अब हमें क्या करना है, ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल यूज करना। ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है? ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी कहता है कि अगर रे जिस डायरेक्शन में गया है उसको आप रिवर्स करेंगे तो आपको ओरिजिनल रे मिल जाएगा। तो ये रे दो पार्ट में गया है, एक रिफ्लेक्ट हो गया, एक रिफ्लेक्ट हो गया। अगर हम दोनों एंड में एक एक मिरर लगा दें, ये मिरर लगा दिया हमने, यहाँ भी मिरर लगा दिया, तो उस केस में क्या होगा, ये रे वापस रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगा, ये भी ट्रांसमिट होके जाएगा। तो इन दोनों का सम जो होगा वो एक के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। यहाँ डायग्राम फिर से बना देते हैं ताकि हमको सुविधा हो फटाफट। मीडियम 1 था, मीडियम 2 है, μ1 है, μ2 है, रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड, AR, AT। और हमने क्या किया है, एक मिरर यहाँ लगा दिया है, एक मिरर यहाँ लगा दिया है। अब एक एक करके केस करते हैं। इस मिरर से जो रे रिफ्लेक्ट होगा वापस यहाँ पे आया और यहाँ ये दो पार्ट में अगेन बढ़ जाएगा। पार्शियली ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे और पार्शियली ट्रांसमिट हो जाएगा इस डायरेक्शन की। एम्पलीट्यूड निकाल लीजिए। ये AR था, रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, डेंसर मीडियम से। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या है, R, तो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड जो इस रे का रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो AR²। ट्रांसमिट हो रहा है किसमें, रेरर से डेंसर की ओर, T है आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, तो इसका एम्पलीट्यूड इस रे का क्या हो जाएगा, ART। सिमिलरली ये रे जब वापस रिफ्लेक्ट करेगा तो एक पार्शियली ये रिफ्लेक्ट होगा इस डायरेक्शन में रेयर मीडियम की वजह से, तो ये रिफ्लेक्ट हुआ इसकी वजह से और उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे का AT है, रेयर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो AT प्राइम। और ये ट्रांसमिट होगा, सॉरी AT प्राइम नहीं, ATR प्राइम। ठीक है, ATR प्राइम। और ये जब ट्रांसमिट होगा तो AT है और AT प्राइम, ट्रांसमिट हुआ तो AT प्राइम हो गया। अब हमें क्या करना है, ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी फ्रॉम ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या है, जब रे को रिट्रेस करेंगे ओरिजिनल पाथ में तो जो ओरिजिनल रे है वो मिल जाएगा। मतलब ये जो आपके पास कॉम्बिनेशन आया ये एम्पलीट्यूड का इसके बराबर होना चाहिए, इसका सम एक के बराबर होना चाहिए। और ये आपके पास जो एक्स्ट्रा, देखिए शुरू में हमारे पास 3 रे थे, रिफ्लेक्ट जब हम वापस रिट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं रे को तो एक्स्ट्रा रे आया है, तो ये 0 होना चाहिए। अगर ओरिजिनल रे के एम्पलीट्यूड के बराबर रिट्रेस करने के बाद भी आता है तो ये पार्ट 0 होगा और ये पार्ट A² के बराबर होगा। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, AR² प्लस ATT प्राइम इज इक्वल टू A। ये पहला इक्वेशन कर दीजिए और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ART प्लस ATR प्राइम शुड बी 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो सीधा पहले इक्वेशन नंबर 2 से आते हैं। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, AT कॉमन है तो उधर चला जाएगा, आपके पास क्या आएगा, R प्लस R प्राइम इज इक्वल टू 0, देयरफॉर R इज इक्वल टू माइनस R प्राइम।
ये आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है जब रे आपका डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है जब रे आपका रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब रे अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करेगा तो वो रे रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट करने वाले रे के अपोजिट होगा, मतलब दोनों के बीच पाई का फेज होगा। नेगेटिव साइन का मतलब है अगर इस मीडियम से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये डेंसर है, और जो इस मीडियम से रिफ्लेक्ट कर रहा है, दोनों के बीच का आपका फेज पाई का होगा। ठीक है, तो पाई का जो फेज चेंज होगा वो, तो ये पाई का चेंज है। अब हम ये यहां से निकाल नहीं पा सकते हैं कि किसमें पाई का चेंज हो रहा है। ये बता रहा है कि जो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है और जो रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है, उन दोनों के बीच पाई का फेज डिफरेंस होना है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्स्ट्रा फेज कहाँ पे आ रहा है? जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है तब पाई का शिफ्ट आ रहा है, या जब रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है तब पाई का? वो चीज़ यहाँ से क्लियर नहीं हो सकती। उसको क्लियर करने के लिए हमें लॉयड्स मिरर वाला एक्सपेरिमेंट याद करना पड़ेगा। उसको हम याद करते हैं। इसके पहले आपको ये थर्ड है, इसके पहले आपको दिखा दें कि जो ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट है, जो ट्रांसमिटेड रे है, वो चेंज नहीं कर रहा है, वो टी इजकल टू टी प्राइम आने वाला है। कैसे? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फेज चेंज किसकी वजह से आ रहा है, डेंसर से रिफ्लेक्शन की वजह से या रेयर से रिफ्लेक्शन की वजह से, या क्या चीज़ हो रही है। तो उसके पहले हम ट्रांसमिशन वाला देख लें कि ट्रांसमिशन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में। तो हमारे पास एक होता है, वी नो दैट जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर, और जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, दोनों का सम 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कर दीजिए। 4 से आप टी निकाल लीजिए। तो टी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर निकालिए, बेसिकली टी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो या आर स्क्वायर अगर निकालेंगे, आर स्क्वायर निकाल लीजिए तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए क्वेश्चन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन, ये भी 4 ही रहने दीजिए, इक्वेशन 4 एंड 1 क्या आ जाएगा? ए 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए टी टी प्राइम इज इक्वल टू ए। ए कैंसिल हो गया, 1 माइनस टी स्क्वायर तो ये 1 आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी टी प्राइम इजकल टू 1 हो गया। अब ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? टी टी प्राइम माइनस टी इज इक्वल टू 0। ये इधर चला गया तो 0 हो गया। अब ये तो टी 0 हो नहीं सकता, तो ये 0 होगा। therefore टी प्राइम माइनस टी इज इक्वल टू 0, और therefore टी प्राइम इज इक्वल टू टी। ये क्या है आपके पास? इक्वेशन 5 कहता है कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, चाहे वो रेयर मीडियम से डेंसर में जा रहा हो या डेंसर से रेयर में जा रहा हो, दोनों का फेज सेम होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो फेज चेंज इक्वेशन 3 आया था उसको हम डिस्कस करते हैं कि लॉयड मिरर्स में क्या है। सो इक्वेशन 3 tells only that reflected ray from denser medium tells that only reflected ray from denser medium and reflected ray from rarer medium
have a phase difference of pi, phase difference of pi or path difference of lambda by 2. But this does not tells, but this do not tells, not tell that whether reflection from denser medium or reflection from rarer medium. But this does not tell that whether reflection from denser medium or reflection from rare medium introduces phase change of pi. Okay. For this, Lloyd's mirror experiment makes it clear that from Lloyd mirror experiment, we obtain the fact that ray reflected from the surface of optically denser medium gets a phase change of pi. Not the ray reflected from the rarer medium. अब वो कैसे है सो देखिए. लॉयड्स मिरर का क्या कंसेप्ट था, एक सोर्स यहाँ पे हमने लिया, और एक मिरर यहाँ पे प्लेस कर दिया. ठीक है, तो एक रे यहाँ से है, सपोज कीजिए एक रे चल के इस पॉइंट पी पे पहुंच रहा है, और एक रे यहाँ पे गया और एक रे इस एंड पे गया. ये पॉइंट पी है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं. यहाँ स्क्रीन है मेरा, ये पॉइंट पी है, ये एस है, पॉइंट ए ले लेते हैं, दिस इज बी है, ये मिरर है. और तो यहाँ से रे डायरेक्ट पी पे गया और यहाँ से इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके फिर पी पे जाता है. थोड़ा सा हो जाता है, और फिर यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे गया. ठीक है, अब
देखिए ये कैसे काम करेगा। ये इसका डिस्टेंस डी मान लीजिए कंप्लीट, ये एस प्राइम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस एस और एस प्राइम के बीच का डिस्टेंस डी है। तो इधर कितना होगा, ये आपका d/2 हो जाएगा और ये भी d/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो सोर्स से एक डायरेक्ट लाइट गया और एक यहाँ रिफ्लेक्ट होके गया, फिर यहाँ एक रिफ्लेक्ट होके गया। अब अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये लगेगा कि बेसिकली ये रे यहाँ से निकल रहा है और ये रे यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला कंडीशन बन जाता है कि दो, एक सोर्स है एक उसका इमेज है, तो दोनों सेम सोर्स हो गए, सिमिलर सोर्स हो गए, एक ही सोर्स से बने हैं, इस सोर्स का इमेज है, तो इससे निकलने वाले लाइट्स जो होंगे कोहेरेंट होंगे। तो ये लाइट और यहां से निकल रहा है वो लाइट, दोनों आपस में यहाँ पे इंटरफेयर किया। बेसिकली ये टेढ़ा लग रहा है, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा एकदम स्ट्रेट होगा। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यहाँ पे, ये ठीक है, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, ड्रॉ करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई। चलिए, तो इसका मतलब हो गया ये दोनों जो है आपस में क्या है, सोर्स है उसका इमेज है, इन दोनों की वजह से कोहेरेंट लाइट निकल रहा है जो कि इंटरफेयर करके यहाँ पे फ्रिंज पैटर्न बना रहा है। अब क्या होगा कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ जो इसका पार्ट डिफरेंस है, ये लाइट यहाँ से आएगा, ये लाइट यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे 0 पार्ट डिफरेंस होगा, तो ये फ्रिंज आपका कंप्लीट फ्रिंजेस नहीं आ पा रहा है। इस रेंज में पी से पॉइंट क्यू है, सारे फ्रिंजेस नहीं आएंगे, कुछ फ्रिंजेस आएंगे। अगर आप सेंट्रल फ्रिंज चाहते हैं तो स्क्रीन को आपको इस स्क्रीन का डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से डी है, स्क्रीन को बी पे शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप स्क्रीन को बी को पे शिफ्ट करेंगे तो एस बी और एस प्राइम बी दोनों सेम होगा डिस्टेंस, मतलब ओरिजिनल रे जो आ रहा है वो और ये रिफ्लेक्टेड रे जो आ रहा है वो। अब बी पे जो आप देखेंगे कि सेंट्रल पॉइंट पे आपका जो फ्रिंज बन रहा है वो दोनों का कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे एस बी से एस प्राइम बी के बीच कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ जो फ्रिंज बन रहा है वो डार्क फ्रिंज बन रहा है, जबकि सेम पार्ट डिफरेंस है, कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, सेम लेंथ है इसका, तो ब्राइट फ्रिंज बनना चाहिए, बट ये डार्क फ्रिंज बनता है। तो ये आपका जो एस बी से एस प्राइम बी पे है, अगर आप इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, सपोज आपने मिरर को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक, मिरर को आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो आपके पास यहाँ पे सेंट्रल फ्रिंज हो गया। सो टू गेट द zero order fringe, zeroth order fringe, shift the screen, the screen is shifted to point B, and सिंस क्या है कि एस बी आपका एस प्राइम बी है, दैट इज नो पार्ट डिफरेंस, but fringe is, but a dark fringe is obtained. This is obtained at the B, obtained at this position. हम चेंज करते हैं पेज थोड़ा सा, a dark fringe is obtained at this position.
अब देखिए, जो ओरिजिनल रे आया है उसमें तो कोई फेज चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन जो रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ से, जो यहाँ से एज्यूम, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ से निकल रहा है, जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट गया है रे वो यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होकर जो यहाँ वाला पार्ट गया उसमें आपका डार्क फ्रिंज तो तभी आएगा ना जब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पाई रहेगा। तो जो ओरिजिनल रे आ रहा है उसके बीच तो कोई चांस नहीं है फेज चेंज होने का। तो कहाँ पे चांस बनता है फेज चेंज होने का, जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्ट हुआ वहां पे फेज चेंज हो रहा है आपके पास। तो इसका मतलब है, सो टू एक्सप्लेन द डार्क फ्रिंज and to explain the zeroth order dark fringe, मतलब बी पे जो बन रहा है जीरो ऑर्डर dark fringe, there should be a path difference of lambda by 2 between, path difference of lambda by 2 between S B and S prime B. So original ray, there is no chance having in, there is no chance of any change of phase in original ray SB. Thus only possibility is that, thus only possibility is that S prime B, that is ray reflected from mirror, that is denser medium, denser medium, बाकी मिरर के अलावा जो जगह है वो एयर है, विच इज डेंसर with respect to air in surrounding, has a phase change of pi, or path change of path difference of lambda by 2. तो आपका ये क्लियर हो गया यहाँ से कि r इज टू माइनस आर प्राइम जो आया था उसमें से वहां तो डिसाइड नहीं कर पाया कि किसकी वजह से पाई का फेज डिफरेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ से क्लियर हो गया कि जो पाई फेज डिफरेंस आएगा वो जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है तभी आएगा। जब आप रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपका पाई का फेज चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि सिलेबस में स्टोक्स लॉ मेंशन नहीं है, लेकिन हम इसको यूज करेंगे थिन फिल्म इंटरफेरेंस के दौरान। कई बार जब कभी आएगा डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड तो कई बार हमको यूज करना पड़ेगा। डिवीजन इंटरफेरेंस बाय डिवीजन एम्पलीट्यूड में हमेशा हमको यूज करना पड़ेगा इस फैक्ट को, इसलिए मैंने इसे डिराइव कर दिया है। क्लियर है? एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कर दें आपको। चलिए स्टोक्स लॉ, चलिए ठीक है, आप समझ गया होगा, बार बार इसे क्या रिपीट करना है। इतना है कि सिर्फ एक पॉइंट रखिए कि जब डेंसर मीडियम से आपका रिफ्लेक्ट करेगा तो आपका एक्स्ट्रा फेज चेंज पाई या पाथ चेंज लैम्डा बाय 2 होगा। बस इसी पॉइंट को भी याद रखना है बस। रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम है, सो फर्स्ट पाई का चेंज या लैम्डा बाय 2 का पार्ट, बस।
ओके, आज के लिए इतना ही।